मोर्चा नहीं चाहता कांग्रेस का साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। जिस तरीके से आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है, चुनावी शंखनाद हो गया है, वहीं दूसरी तरफ 2024 को लेकर विशेष रूप से विपक्षियों की लामबंदी भी शुरू हुई है। लेकिन इस बार जो विपक्षी गठजोड़ बन रहा है, उस विपक्षी गठजोड़ में कांग्रेस का चेहरा नजर नहीं आता। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बीते 4 महीने से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है। लेकिन इसके इतर तीसरा मोर्चा जो अपने फॉर्मेशन में आ रहा है, उसमें अगर कांग्रेस नजर नहीं आती है तो क्या तीसरा मोर्चा बिना कांग्रेस के ही अपने अस्तित्व बना पाएगा? क्या यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है या फिर कांग्रेस के लिए है? यह बड़ा सवाल है। मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा, किसकी चुनौती होगी? और अगर चुनौती तीसरे मोर्चे की है तो फिर तीसरा मोर्चा क्या कांग्रेस को नहीं चाहता? यह सवाल इस समय इसलिए उमड़ घुमड़ कर रहा है क्योंकि आज तेलंगाना के खम्मम में जो तस्वीरें नजर आई है, केसीआर की अध्यक्षता में आज एक बड़ी रैली, और इस रैली में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई चेहरा नजर नहीं आता। और ऐसे में इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तीसरे मोर्चे, जिस थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट लगातार बन रही थी, चलती आ रही थी, इस थर्ड फ्रंट में कांग्रेस का ना होना क्या कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है? इसी पर होगी आज खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे आज के अतिथि, लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो कह रही है कि आखिर क्यों नहीं चाहता तीसरा मोर्चा कांग्रेस का साथ। चुनाव आयोग ने 2003 के चुनावी रण का बिगुल फूंक दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। जहां एक ओर 2023 के सियासी रण के लिए शंखनाद हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लिए लामबंदी भी शुरू हो गई है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में लग गए हैं, जिसकी तस्दीक करती है खम्मम की जनसभा, जिसमें केसीआर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा समेत कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए। राजनीतिक पंडित इस रैली के सियासी मायने निकाल रहे हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो इस रैली से चंद्रशेखर राव ने विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। इस रैली का मकसद समान विचारधारा वाली राजनीतिक दलों को एक साथ लाना है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि केसीआर 2024 के लिए हसरतें पाल बैठे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए ही केसीआर ने पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। मिशन दिल्ली के लिए केसीआर लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में हैं। जहां एक ओर केसीआर विपक्ष को साथ लाने की कोशिश में है, तो वहीं इस पूरी कवायद में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में कितने महारथी उतरते हैं। क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या बीजेपी के विकास मॉडल का बोलबाला ही रहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो
ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल। फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब। तो विपक्ष एकता, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही थी कि विपक्ष एकता जरूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन यहां तो कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई क्योंकि जो विपक्ष का एकीकरण हो रहा है उसमें कांग्रेस ही नदारद है। और अगर कांग्रेस के बिना कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी या फिर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी? इसी सवाल के साथ करते हैं चलिए आज की चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले आइए आज के मेहमानों से अब आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूं 2 अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता विनीत त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं प्रेम और मोहब्बत को बांटने की, लेकिन यहां तो जिस विपक्ष के एकीकरण की बात इस यात्रा से पहले राहुल गांधी कह रहे थे, उसी विपक्ष ने आपको नकार दिया है। आपके साथ नहीं आ रही अनुज जी? लावनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आपने मेरा प्रश्न सुना या फिर मैं दोहराऊं अपना प्रश्न? जी, मैंने सुन लिया आपका। जी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष को एकजुट करने वाली बात अभी कहाँ से हुई है? आपको किसने बोल दिया है कि हम लोग किसी विपक्ष को एकजुट करने की 2024 को लेकर ऐसी कोई मुहिम चल रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहाँ से, किस सोर्स से आपको ये बात आई? नहीं, ये तो खुद राहुल गांधी ही कहते रहे ना अनुज जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबको साथ आना होगा, संपूर्ण विपक्ष को एक साथ आना होगा। ये तो कई मंचों पर उन्होंने बोला है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात बोली गई है। नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि जो समान विचारधारा वाला है वो साथ आए। और अभी अगर आज कोई वहां पे बैठक भी हुई है तो ये किसने कह दिया है कि वो किस चीज के लिए बैठक है या कहां से क्या कोई खुलासा हुआ है? मेरी ये समझ से बाहर है कि आप लोग अपने आप ही क्यों अनायास कयास लगा रहे हैं। ठीक है, उनकी सरकार का एक कार्यक्रम था, उनकी पार्टी का बैठक था, उन्होंने बुलाया है और भी लोगों को बुलाया है। जो लोग जा सकते थे चले गए, जो नहीं जा सकते थे वो नहीं गए। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का कोई कांग्रेस को आमंत्रण दिया गया था क्या? मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। आपको लोगों को होगी जानकारी? नहीं, तो ये जानकारी तो सार्वजनिक जानकारी हो चुकी है अनुज जी कि कांग्रेस को आमंत्रण नहीं दिया गया। इसके तरह आपने कहा कि समान विचारधारा, तो क्या ये मान लिया जाए कि आज जो चेहरे नजर आए केसीआर साहब की इस रैली में, उन और जो पार्टियां नजर आई उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग अलग हो चुकी है? अनुज जी, देखिए, आप स्वतंत्र हैं अपना मानने के लिए, जो आपका मन करे आप मान लीजिए। नहीं, मैं मान नहीं रही हूँ अनुज जी, मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रही हूँ। आपने कहा कि समान विचारधारा, तो मैंने इसीलिए पूछ लिया आपसे ये प्रश्न कि क्या विचारधारा अलग है सबकी? देखिए, इनमें से कितने ऐसे घटक हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो कोई अलायंस करने तो गए नहीं थे, ना कोई अलायंस वाली कोई इस तरह की बात थी। हाँ, यूपीए की अलायंस जरूर रहे हैं उसमें से, और आज भी अलायंस है हमारे अलाई पार्टनर। तो आपको ये तो समझ लेना चाहिए, आपको तो एज ए पत्रकार हम लोगों से ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ रहती है कि ना तो कहीं कोई इसमें अलाई वाली बात हुई है और ना कोई अलायंस के लिए किसी को कोई वहां पर गया है। और कितने ऐसे दल हैं जो के आप नाम दिखा रहे हैं, आपको भी पता है वो जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, आज भी हैं, हम लोगों के साथ सरकार में रहे हैं, चुनाव साथ लड़े हैं और आगे भी साथ लड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग, कुछ दल ऐसे हैं कि जिनके साथ कांग्रेस पार्टी ना तो कभी चुनाव लड़ा है ना कभी आगे चुनाव लड़ेगी, ये भी तय है। अब चुनाव 2024 के जब होंगे, कांग्रेस अपनी विचारधारा पे, अपने हिसाब से, अपने जो लोग साथ जुड़ना चाहेंगे उनसे अलाई करके लड़ेंगे, वरना हमारा संगठन तो पूरे देश में है।
जो लोग साथ जुड़ना चाहेंगे उनके साथ ज्यादा चलेंगे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है विनीत जी, आप सुन रहे हैं कि अनुज जी बहुत देर से कह रहे हैं कि जो लोग साथ आना चाहेंगे वो साथ आएंगे, लेकिन जब साथ की बात आई थी, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में आमंत्रण दिया गया था अखिलेश यादव जी को कि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होते, लेकिन तेलंगाना जरूर पहुंच चुके हैं। तो ये कौन सी विचारधारा, कौन सा जुड़ाव, ये मोहब्बत की दुकान से क्यों इतनी दूरी, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों के लिए ये चुनौती है या फिर आप लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि एक माहौल बन रहा है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से अब रिएक्शन भी आने लगा है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा? कि विपक्ष के पास, विपक्ष में किसी भी पार्टी की आप बात करें, कोई मुद्दा ही नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये राहुल गांधी जी को दोबारा एक बार रिलोड करना चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी को बार बार जब से इन्होंने नेतृत्व कांग्रेस का संभाला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस कैसे नीचे गई, कैसे एक एक चुनाव कांग्रेस हारती चली गई, और लोकसभा चुनाव भी हारी, और जिन राज्यों में इनकी सरकारें थी वो भी एक के बाद एक चली गई। और अब ये कह रहे हैं कि हम, ये कोई विपक्ष को हमने इकट्ठा नहीं किया, हमने किसी को बोला नहीं। आप भी जानते हैं कि किस तरह से निमंत्रण भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए विपक्ष को दिए गए, और अखिलेश जी जो कि यूपी के लड़के, यूपी के दो लड़के, जो एक नैरेटिव इन्होंने चलाया था, वही लड़के हैं यूपी के, वो अखिलेश जी, वही जोड़ी है वो जिसको जनता ने नकारा था। अखिलेश जी ने उससे सबक लेते हुए इस बार क्या किया कि एक शुभकामनाओं वाली चिट्ठी लिख के और किनारा कर लिया। उन्हें पता है कि जो मेरी थोड़ी बहुत जमीन उत्तर प्रदेश में बची है वो भी राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस की समाप्त की है वैसे ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी अपनी तक, मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको ये देश का प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाया था उत्तर प्रदेश में। तो सारा विपक्ष जानता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो लड़ नहीं सकते हैं। मुद्दा कोई है नहीं जिसके ऊपर एक खड़े हो जाए। एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से मोदी जी को रोक लो आप, उस पर भी एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन विपक्ष है, कुछ नहीं होना है। हम जिस तरह से 8 सालों में, 8.5 सालों में आप अपने देश के लिए काम किया है। विपक्ष आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन है, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके सामने इस वक्त विपक्ष के रूप में दो कैटेगरीज हैं, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ ये तीसरा मोर्चा जिसमें विपक्ष नहीं है? चुनौती तो मान रहे हैं ना आप अपने लिए? देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव में अलग अलग पार्टियां आएंगी, लड़ेंगी, अलग अलग गठबंधन करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का मैंडेट मोदी सरकार को जनता बार बार दे रही है और पहले से ज्यादा बढ़कर दे रही है, उससे एक बात स्पष्ट है, कोई किसी से भी मिल जाए, लेकिन हमसे जनता ने हमें सपोर्ट किया है, जनता हमसे मिली हुई है। तो जिसके साथ जनता का साथ है उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी मिल जिसके जाए। साथ जनता का साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। शत्रुघ्न सिन्हा जी को देख रही हूँ मैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शायद उनका फ्रेम अभी सही नहीं बना है, पैनल ने जरा फ्रेम ठीक करवाइए। लेकिन उससे पहले अनुज जी आपसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि विनय जी कह रहे हैं कि जिसको जनता का साथ मिल गया है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो फिर सवाल तो ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी एक भीड़ नजर आती है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि ये वो जनता है जो कांग्रेस, जिनके दिलों में कांग्रेस बसती है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो कहने की कोशिश कर रही है, आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं कि जनता उनके साथ है, अभी भी आपके साथ नहीं? बस ये राहुल गांधी को देखने की एक लालसा जरूर हो सकती है जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ जा रहे हैं। चलिए, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम आप लोगों ने ये स्वीकार तो किया कि राहुल जी की यात्रा में भीड़ हो रही है, और ये भीड़ अनायास तो होती जी, उसी को ही होती है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव होता है, लगाव होता है। और ये भी आपने स्वीकार कर दिया कि लोग जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि खराब करने का इन 8-9 वर्षों में प्रयास किया, अब वो जनता उससे उठ चुकी है, जनता देख चुकी है कि ये एक सच्चे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के छवि खराब की, और आज उनकी विचारधारा को देख करके जिस तरह से अब देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खराब कर दिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य वो लेकर के चल रहे हैं, क्या उनका अपना निजी लाभ है, क्या निजी स्वार्थ है? वो तो एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने हमेशा सत्ता देखा है, लेकिन वो तो ऐसे दौर में देखिए यहाँ पर देखिए आप दोनों फ्रंट फुट पर हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि चलिए आपने स्वीकारा, तो फिर हम तो ये भी स्वीकार रहे हैं ना कि तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को अगर नहीं बुलाया जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो तीसरा मोर्चा
जो फिलहाल केसीआर ने जो आज रैली करके दिखा भी दिया है, जिसकी झलक अभी से दिखाई गई है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको नहीं लगता कि वो आप लोगों के लिए एक चुनौती है? क्या कोई तीसरा मोर्चा कांग्रेस के बिना अगर संभव हो पा रहा है तो चुनौती तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बन गई ना? अनुज जी, देखिए, हर राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल हो, सब स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से राजनीति करने। तो राजनीति करने के लिए ही उन्होंने अपने अपना दल का गठन किया है। और अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कहीं कोई किसी को बुलाता है, तो उसमें मुझे लगता है हमें तो कोई किसी से आपत्ति नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति है, ना ही क्षेत्रीय दलों से आपत्ति है जो वहां पर आज इस कार्यक्रम में मिले हैं, और आगे भी मिलते रहते हैं, अलग अलग मोर्चों में मिलते रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी आते हैं और भी एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। उसमें क्या आपत्ति है ये? और अगर कल को कोई अलायंस बनता भी है, और आपकी ही बातों को मैं अगर बड़ा कर लूं, अगर कोई तीसरा मोर्चा बनता भी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बनाना चाहे, जो लोग शौक से बनाना चाहते हैं निश्चित तौर पे बना लीजिए, सबको अपना अधिकार है। आप कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बना लीजिए, और विनीत जी हंस रहे हैं, इस पर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा अगर बना तो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और फायदा बीजेपी को हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ठीक है, 10 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड में। चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने अलाई रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई अलायंस पार्टनर रहा नहीं है पुराना उनका, चाहे शिवसेना हो या अकाली दल। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो अकेले दम पर आने के लिए तैयार है, 2019 से भी ज्यादा दमदार तरीके से हम वापस आएंगे सत्ता में, और प्रचंड बहुमत ही नहीं, प्रचंडतम बहुमत के साथ आएंगे, अकेले सत्ता में आएंगे। तीसरा मोर्चा बिना कांग्रेस के संभव है? देखिए, मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, वैकल्पिक मोर्चा, ये सब चर्चाएं मीडिया के माध्यम से और लगातार देश में आजादी के इन 75 वर्षों में आती रही है। अब वो समय बदल गया है, दौर बदल गया है। राजनीति का, लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है जनता। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। बड़े चालाकी से राजनीतिक दलों, नेताओं ने तंत्र से लोक को हटा दिया और तंत्र पर कब्जा कर लिया। अब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, या ऐसी बातों को मानने वाले, ऐसे विचारों को मानने वाले जो राजनीति और राजनेता है, ये सब मानते हैं कि अब इस देश का एजेंडा जनता बनेगी। आम आदमी जो कॉमन मैन है वो देश का एजेंडा बनेगा, और यही इसी का मोर्चा होगा। अब जनता का मोर्चा बनेगा, कोई तीसरा चौथा और पहला दूसरा नहीं है, जनता का मोर्चा होगा, और वही मोर्चा देश पर जनता के सवालों को लेकर काम करेगा। अब जनता का मोर्चा तो होगा, लेकिन अभी आपने कहा ना कि तंत्र, लोक पर तंत्र भारी हो गया है, अब ये जनता का मोर्चा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता का मोर्चा होगा, लेकिन जो मोर्चा, या चलिए जो रैली की तस्वीरें आज हमने देखी, जो गठबंधन आज हम देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस नहीं है। क्या आप उस कांग्रेस को भी उसी तंत्र का हिस्सा मान रहे हैं जो लोक पर हावी हुआ, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, और इसीलिए आज की इस रैली में कांग्रेस नहीं है? मेरा साफ मानना है कि कांग्रेस 1885 की कांग्रेस या 47 की कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस अंतिम सांस गिन रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जिंदा रखे, ताकि उसके वंशवाद और भ्रष्टाचार के आग लेकर अपनी सत्ता बनाते रहे। जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होगी, बीजेपी भी खत्म जाएगी, और जनता का मोर्चा बनेगा जो देश पर, जनता के सवालों पर अच्छे से काम करेगा। अब ये समय बदलता जा रहा है, और यही सीन आपको तेलंगाना के उस रैली में, समय बदल रहा है विनीत जी, भाजपा ये नहीं, समय बदल रहा है विनीत जी। उन्होंने तो कांग्रेस को तो नकार दिया, लेकिन बीजेपी को भी नकार रहे हैं। अनुज जी के पास मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले विनीत जी, आपने सुना कि क्या कहा शत्रुघ्न जी ने? गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, और उसके कारण है, उसके कारण ये है कि जनता के दिल में रहने वाले जो मुद्दे थे, जनता के जीवन को परिवर्तित करने वाले जो काम थे, वो इन 8.5 साल में हमने किया है, करके दिखाया है, जिसकी ये कल्पना भी नहीं करते थे। जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते थे तो कांग्रेस के लोग, जो बाकी लोग थे, वो हमारी हंसी उड़ाते थे कि आप क्या, सब्जी वाला क्या क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेगा, वो डिजिटल पेमेंट लेगा सब्जी वाला।
और आज देखिए कि किस तरह से चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, सब डिजिटल पेमेंट लेते हैं। जो ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो काम हमने धरातल पे उतारा है। केवल दिसंबर 2022 में केवल 700 करोड़ ट्रांजैक्शन, केवल धारा 370 हिंदू मुस्लिम डिजिटल से कहानी नहीं बनने वाली है। देश की जनता चाहती है उसके रोजगार का क्या हुआ? तब बताइएगा। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी के वादे का क्या हुआ? करोड़ों लोगों की रोजगार छीन गई। ऐसे नहीं चलेगा। लोगों की शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ? मूर्तियों के ऊंचे होने से जनता का मंसूबा ऊंचा नहीं होता है। देखिए हम साथ खड़े हैं, हम भगवान राम के साथ खड़े हैं। भगवान राम देखिए शत्रुघ्न जी, विनय जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, लेकिन विनय जी जल्दी से जवाब दीजिए। शत्रुघ्न जी, अगर आप लेकिन बीच में बोलेंगे तो आप भी एक लाइन पूरी नहीं कर पाएंगे। जनता का क्या हो? देश की राजनीति के लिए ठीक है शत्रुघ्न जी, भगवान प्रार्थना पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। हम उससे मना नहीं करते, उससे अलग नहीं है। हम लोग मानते हैं, हम लोग केवल कट्टर हिंदू हैं, पूजा पाठी हैं। शत्रुघ्न जी एक मिनट, आपने इतना सवाल कर दिया, उनका जवाब भी ले लीजिए, जल्दी से उनका जवाब ले लीजिए, एक मिनट। लेकिन पूजा पाठ से ऊपर राजनीति करने वालों के लिए पूजा पाठ से ऊपर ये है, ठीक है, हम जनता के लिए कर क्या रहे हैं। ठीक है शत्रुघ्न जी, आप देखिए, आप बोल रहे थे तो वो बोल नहीं रहे थे। देखिए आप लोग क्योंकि तीनों आप बाहर से जुड़े हुए हैं, ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम करती है, इसलिए एक एक करके विनय जी जल्दी से आप कंप्लीट कर लें। लेकिन एक बात बड़ी रोचक है आप लोगों की बात में, मैं एक बात तो समझ गई, अनुज जी चुपचाप बैठे हुए, सवाल मेरा भी अनुज जी से होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब बोल रही है तो कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देख रही है और कांग्रेस को लेकर ही टिप्पणी कर रहे हैं विनीत जी आप। और जब हम शत्रुघ्न जी से बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस को छोड़कर बात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर रही है। ये बड़ा रोचक समीकरण बन रहा है। विनीत जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अनुज जी के पास जाती हूँ। देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी लावनी जी, देखिए कांग्रेस की हम बात क्यों कर रहे हैं? इससे पहले सत्ता में कौन था? कांग्रेस था। कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया, इतने सालों दशकों राज किया है। तो जो अपनी परफॉर्मेंस है सरकार की, वो हम किसके कंपैरिजन में दिखाएंगे? शत्रुघ्न जी के कंपैरिजन में दिखाएं क्या? या अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कीर्तिमान कर दिया नहीं करके दिखाएं? नहीं, तो मैं जो ये सत्ता में नहीं रहे बोल उनसे रहा। कंपेयर करके आपके पास नहीं, एक सेकंड शत्रुघ्न जी, एक सेकंड शत्रुघ्न जी, एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से बोलिए विनीत जी, बोल लीजिए जी। आप पहले 60 सालों तक जो इन्होंने देश में काम किया, उसके बाद जो हमारी 8.5 साल की इस सरकार ने काम किया, उसका कंपैरिजन मैं फैक्ट्स के साथ कर रहा हूं। ये क्यों वो मुद्दे लेके नहीं जाते जनता के बीच में? अगर इनके पास मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी क्यों आंकड़ों के साथ बात नहीं करते? पहले वो कहते हैं कि मैं नफरत के बीच में प्यार बांटने जा रहा हूं, फिर कहते हैं पूरा देश घूम के आया, नफरत कहीं थी नहीं, सब लोग तो प्यार से रह रहे हैं। तो मुद्दा क्या है भाई? फिर अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? तो क्या अनुज जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी आपको ही लेकर साथ चल रही है? साथ चलने का मतलब कि विपक्ष के रूप में अगर देख रही है तो वो आपको देख रही है, लेकिन एक जो तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जो फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस नजर नहीं आती है, आप 2 मोर्चे पर लड़ने वाले हैं। आपके लिए लड़ाई 2 मोर्चे पर होगी, एक बीजेपी के साथ, एक तीसरे मोर्चे के साथ। अनुज जी देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पे आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपको कांग्रेस की बहुत चिंता हो रही है। हम सवाल तो पूछ सकते हैं ना, हम सवाल तो पूछ सकते हैं भाई, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी आप रहे हैं, आप लोग ही तो दम भरते हैं ना, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी आप लोग पूछते नहीं है उसे, तो इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे आज। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको हमारी चिंता हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप चिंता ना कीजिए। चुनाव का जब समय आएगा, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने में भी, और अपने जो भी हमारे साझीदार होंगे, जो भी हमारे अलाई पार्टनर होंगे, जो हमारी विचारधारा के साथ मेल रखना चाहेंगे, जो रख सकेंगे, और जो हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे उनके साथ अलाई होगा, और जो अपना अलग चलना चाहेंगे उनके लिए रास्ते अलग खुले हैं। पहले भी चुनाव हुए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सारी पार्टियां जितने भी अलाए थे वो बीजेपी के साथ थे, जितने भी अलाए थे कांग्रेस के साथ थे। तो ये सब अभी बहुत दूर की बात है। आप दूर की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी हालिया ही जो तस्वीरें सामने देखी गई थी उसमें उसी विपक्ष की एकजुटता की बात कांग्रेस लगातार। बात पूरी होनी दीजिए, 10 सेकंड, ठीक है, कंप्लीट करिए। हमारा इस समय जो फोकस है, हमारा जो केवल और केवल अभी हमारा एक जो ध्येय लेकर के राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जो चले हैं, 3 महीने से जो लेके चले हैं, ये सभी लोगों ने कहा
कि वो मोहब्बत बांट रहे हैं। चलिए, जाएगी। समय की कुछ सीमाएं, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं आज। अब मोहब्बत वो बांट रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत क्या तीसरे मोर्चे को समझ नहीं आ रही है? क्यों तीसरा मोर्चा कांग्रेस को नहीं चाह रहा है? और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो कितनी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने और साथ ही साथ कांग्रेस के सामने? क्या दो मोर्चे पर अब जंग लड़ने का वक्त आ गया है? ये तमाम प्रश्न अब उठते रहेंगे, क्योंकि चुनावी साल शुरू हो चुका है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव मोड चुनावी रहेगा, सवाल भी चुनावी होंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन भी जुड़ेगी और हमारे साथ अतिथियों का पैनल भी जुड़ता रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।